में हम करेंगे एचपीटेड के लिए सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। ये जो इनकी थ्योरी है पर्सनालिटी थ्योरीज के अंडर ही आती है। इसमें मेनली इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है जहाँ से आपसे एग्जामिनर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। इस थ्योरी को एक और नाम से भी जाना जाता है, बता सकते हो क्या है थ्योरी का नाम? ओके संजू, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। बताओ, क्वेश्चन ही है, इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? साइको एनालिटिकल थ्योरी नाम है। इसके अलावा और किस नाम से जानी जाती है ये थ्योरी? करो इसका आंसर। और इसके अलावा सिगमंड फ्राइड के बारे में और क्या चीजें आपने याद रखनी है? इनके बारे में याद रखना है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट तो हैं ही, साइको एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविश्लेषणात्मक आ जाते हैं, बट इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, स्नायु विशेषज्ञ हैं, और कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपने इनके बारे में याद रखनी है। इनके एक बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्या नाम है थ्योरी का? नाम पूछा था मैंने दूसरा, साइको एनालिटिकल के साथ साथ इस थ्योरी को एक और नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को और क्या कहा जाता है? साइको सेक्सुअल थ्योरी भी इस थ्योरी का नाम आ जाता है, मनोलैंगिक सिद्धांत। तो साइको एनालिटिकल पूछे, साइको सेक्सुअल पूछे, एक ही बात है, किसने दिया है? गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है फाउंडर या फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक या फादर कौन है, तब भी आपका आंसर क्या रहने वाला है? सिगमंड फ्राइड रहने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी के इन्होंने कंपोनेंट्स दिए हैं कुछ। बता सकते हो कौन से कंपोनेंट्स हैं इनकी थ्योरी के? सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के कंपोनेंट्स के नाम बताओ, तत्व कौन से हैं? क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट ही आते हैं, आंसर करो कितने कंपोनेंट्स हैं इनकी थ्योरी के। पहले तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताओ, टोटल कंपोनेंट्स कितने दिए इन्होंने अपनी थ्योरी के। उसके बाद बात आती है उनके नाम की, बट पहले ये बताओ टोटल हैं कितने कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स के बारे में इन्होंने बात की है, कौन सा? इड, इदम, ईगो, अहम एंड सुपर ईगो, पराहम। जिसके बारे में आपको याद ये भी रखना है साथ में कि इड जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, और सुपर ईगो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। इड जो है वो बाय बर्थ हर एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट है, और ये जिस प्रिंसिपल सिद्धांत पे काम करता है उसका नाम क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल, आनंद का सिद्धांत। मतलब बाय बर्थ, जैसे छोटे बच्चों में आपने एक चीज देखी होगी कि उन्हें हर चीज इमीडिएटली चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो मिलने से उन्हें प्लेजर मिलेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला हमारे अंदर जितने भी थॉट आते हैं कि कोई चीज हमें चाहिए, किसी चीज की डिमांड करते हैं कि ये तो भी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इसको मिलने से प्लेजर मिलेगा, मजा आएगा, है ना? वो इड का थॉट है हमारा। बिल्कुल सही, प्लेजर रियलिटी मोरल, बिल्कुल है, सही है यामिनी। और ईगो जो है, ईगो इड से ही जनरेट होती है, तो ईगो का काम है इड की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना। इसीलिए ईगो किस पे काम करती है? रियलिटी प्रिंसिपल पे, वास्तविकता के सिद्धांत पर जो ईगो है वो काम करती है। ठीक है, ईगो का काम क्या है? इड की डिमांड्स को सेटिस्फाई करना, पूरा करना, बट
कंसिक्वेंसेस रियलिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एंड लास्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? मोरालिटी प्रिंसिपल, नैतिकता के सिद्धांत पे। मतलब हमारे अंदर जो थॉट आते हैं कि ये सही है, ये हमें करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चोरी करना गलत बात है, तो सुपर ईगो आपको बोलेगी ये नहीं करना है आपको। और किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, तो सुपर ईगो बोलेगी हाँ हमें ये करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन होगा आपके लिए, इड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, ईगो कौन से प्रिंसिपल पे, एंड सुपर ईगो। ईगो का एक और काम आ जाता है इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के रखना, क्योंकि इड और सुपर ईगो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं, तो ईगो का काम है इन दोनों के बीच में तालमेल बना के रखना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे इन्होंने जो माइंड है उसे किसकी संज्ञा दी है? आइसबर्ग कहा है। इन्होंने बोला हमारा माइंड क्या है? एक आइसबर्ग की तरह है, बर्फ के पहाड़ की तरह है। मतलब हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही जागृत अवस्था में ये कॉन्शियस होता है, बाकी 90% जैसे आप बर्फ का पहाड़ एक समंदर में बहुत छोटा टुकड़ा उसका विजिबल है और बाकी मैक्सिमम हिस्सा पानी के नीचे डूबा रहता है, वैसे ही इन्होंने बोला हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है, जागृत अवस्था माइंड की 10% है, बाकी 90% जो है वो क्या है? अनकॉन्शियस अवस्था है, ठीक है, अचेतन अवस्था है। तो यहाँ पे ये भी चीज आपने याद रखनी है, इन्होंने मॉडल जो दिया माइंड का उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा हुआ है, माइंड कौन से माइंड के बारे में इन्होंने बात की है या कौन सा टाइप दिया है, तो आपको याद रखना है सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन, और लास्ट आ जाता है अनकॉन्शियस, अचेतन मन। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ 10% काम कर रहा है, बाकी अनकॉन्शियस अवस्था में हमारा माइंड जागृत नहीं है, वो 90% है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन किसे कहा जाता है? ये जो अभी आप जिस तरीके से सुन रहे हो और रिप्लाई करते हो वो कॉन्शियस माइंड है आपका। सब कॉन्शियस अर्धचेतन मन मतलब आधा जागा हुआ, आधा सोया हुआ। आपको चीजें तो याद हैं बट बहुत ज्यादा थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ता है माइंड को आपको, तब आपको चीजें याद आती हैं। और अनकॉन्शियस माइंड जो है, जितने भी आपके हिडन थॉट्स हैं, डिमांड्स हैं, डिजायर्स हैं, वो सारी की सारी, या बैड एक्सपीरियंस है वो बोला, सारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, जो हमें कॉन्शियसली याद नहीं है, बट मेनली ड्रीम्स वगैरह की फॉर्म में हमारे सामने वो चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है आपके लिए कि टाइप कौन से दिए हैं, तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने बात की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इनकी थ्योरी का सेकंड नाम साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी आ गया है ना, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लिबिडो का। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज लिबिडो, तो लिबिडो क्या है? सेक्सुअल ड्राइव को लिबिडो इन्होंने नाम दिया। इन्होंने बोला हम सबके अंदर बाय बर्थ लिबिडो मतलब सेक्सुअल ड्राइव प्रेजेंट है, और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम सारे काम करते हैं, और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट का यूज करते हैं एट डिफरेंट एज। और अगर किसी स्टेज में अटक जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो जब हम बड़े हो जाएंगे हमारी पर्सनैलिटी पे कोई बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा, मतलब हमारे अंदर कोई बैड हैबिट आती रहेगी। वो मैं स्टेजेस वाइज आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। तो टोटल इन्होंने कितनी स्टेजेस के बारे में बात की? 5 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बात की है। प्री डिटर्मिन सीक्वेंस है, वन बाय मतलब एक पहले कौन होगा दूसरा कौन, ऐसे सीक्वेंस वाइज ही आपको याद रखना है, आगे पीछे नहीं होगा ये, ठीक है। पहली स्टेज है ओरल स्टेज। स्टेजेस के नाम इन्होंने किस अकॉर्डिंग दिए हैं? जिस भी बॉडी पार्ट का हम यूज करते हैं प्लेजर लेने के लिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, उस बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग ही इन्होंने स्टेजेस के नाम दिए हैं। जैसे पहली है ओरल स्टेज, मुखावस्था। सेकेंड आ जाती है एनल स्टेज, गुदावस्था। थर्ड आ जाती है फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था। फोर्थ है लेटेंसी स्टेज। सीक्वेंस ही फॉलो करना है, सीक्वेंस का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। सुषुप्त अवस्था। एंड लास्ट आ जाती है जेनिटल स्टेज, जननेंद्रिय अवस्था। कौन सी स्टेज कब से कब तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 0 to 1 ईयर या 1.5 ईयर, 1.5 साल भी आप ले सकते हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 1 to 3 2 या 1 to 3 भी ले लेते हैं एनर स्टेज को। नेक्स्ट 2 to 5 आ जाती है, अगली 5 to 12 आ जाती है, और लास्ट वाली 12 अबव आ जाती है।
जैसे मैंने कहा, इन्होंने ये जो टाइप हैं, ये नाम है जो स्टेजेस के किस बेसिस पे दिए हैं, जिस बॉडी पार्ट का हम यूज करते हैं प्लेजर लेने के लिए या लिबिडो को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे है। जैसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज, मतलब यहाँ पे बच्चा बहुत छोटा है और ओरल एक्टिविटीज ही करता है, उन ओरल एक्टिविटीज या माउथ का यूज करके ही वो प्लेजर लेता है, ठीक है। तो इन्होंने, अब जैसे मैंने एक टर्म यूज की थी यहाँ पे कि फिक्स हो जाएगा, अगर बच्चा या कोई भी पर्सन किसी स्टेज में फिक्स हो जाएगा तो बड़ा होकर उसमें कोई बैड हैबिट आ जाएगी। तो ओरल स्टेज में फिक्स होने का मतलब है कि जैसे 1 साल तक उसे ओरल एक्टिविटीज के थ्रू प्लेजर लेना चाहिए था, बट या तो वो बहुत कम प्लेजर लेता है या उससे भी ज्यादा 1 साल से बड़ा हो गया बट अभी भी ओरल एक्टिविटीज के थ्रू प्लेजर ले रहा है, मतलब वो काम करने से उसे इतना मजा आ रहा है कि वो नेक्स्ट स्टेज में जाना ही नहीं चाहता है ना। तो उसे किसका नाम दे दिया इन्होंने, बोला कि वो फिक्स माना जाएगा। मतलब किसी भी स्टेज में जितना एज दिया है उतना टाइम तक बच्चे को प्लेजर लेना है, अपनी लिबिडो को सेटिस्फाई करना है। अगर उससे कम हुआ तब भी बच्चा फिक्स माना जाएगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तब भी फिक्स माना जाएगा। और दोनों ही केसेस में फिक्स तो हुआ है वो, तो दोनों ही केसेस में जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में कुछ बैड हैबिट्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे ओरल स्टेज में अगर बोला यहाँ पे फिक्स है तो बड़ा हो जाएगा तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, थम सकिंग, नेल बाइटिंग, ये सारी हैबिट्स बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। ये सिगमंड फ्राइड का मानना है कि ऐसा होता है क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनके पास पेशेंट थे, उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जिसके बेसिस पे ये सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। बट ये ज़रूरी नहीं है, हर कोई इससे एग्री नहीं करता है। मैक्सिमम लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं ना, डजेंट मैटर। हमें तो बस एग्जामिनर के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, उसने जो पूछा जिस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम वैसे आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज अब हाँ, एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मैंने पीछे बोला था कि इड तो बाय बर्थ ही बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ओरल स्टेज में इड, इदम जो है वो बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है एनर स्टेज, यहाँ से बच्चे के अंदर आ जाती है ईगो, अहम, और यहाँ पे अपने ब्लैडर को कंट्रोल करके बच्चा प्लेजर लेता है ना। जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। अगेन अगर यहाँ पे फिक्स हो जाता है बच्चा तो बड़ा होकर या तो एक्सट्रीमली हाइजीनिक होगा या एक्सट्रीमली अनटाइडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है फेलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। यहाँ पे एक तो बच्चा अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट का यूज़ करके प्लेजर लेता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बच्चे के अंदर पहली बार अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन आता है, बट जो सोर्स है अट्रैक्शन का वो फैमिली के अंदर ही होता है, स्रोत। जैसे जो लड़का है वो अपनी मदर के लिए अट्रैक्शन फील करता है, लव फील करता है, और जो लड़की है वो अपने फादर के लिए अट्रैक्शन फील करती है या लव फील करती है। बॉय का जो मदर के लिए लव है उसे किस नाम, क्या नाम दिया जाता है बताओ। बॉय का मदर के लिए लव, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है, एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। आपको जस्ट ये बताना है कि बॉय लव फॉर मदर है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है या ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि दो कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, एक तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बॉय का मदर के लिए जो लव है उसे क्या कहेंगे बताओ। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है मातृमोह और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है पितृमोह, ठीक है। अब तो बता सकते हो क्या होगा। बॉय का मदर के लिए जो लव है उसे कहा जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। और गर्ल का फादर के लिए जो लव है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, तो ये मतलब एक लिबिडो हो गया, एक इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तीन चीजें अभी तक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज से बच्चे के अंदर सुपर ईगो, पराहम भी आ जाता है, ठीक है। जिसके जो शायद रीजन है कि यहाँ पे बच्चे की जो लिबिडो है या प्लेजर लेने की इच्छा है ये दब जाती है, छुप जाती है। लेटेंसी जो वर्ड है वो लेटिन भाषा के लेटेंट से बना है जिसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो यहाँ पे क्या छुप गया है, बच्चे की ये जो सेक्सुअल ड्राइव है प्लेजर लेने की, ये छुप जाती है। इसका रीजन एक तो सुपर ईगो भी हो सकता है, शायद सुपर ईगो में बोलते हैं कि ये सही है करना, ये गलत है, ये मत करो, है ना। दूसरा रीजन ये स्कूल गोइंग एज है, और जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो नए फ्रेंड्स बनाता है, नई स्किल्स सीखता है, नई एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है। तो शायद इसकी वजह से भी
उसका ध्यान जो है इस लिबिडो से हट जाता है। बट नेक्स्ट स्टेज है जनरल स्टेज, यहाँ पे फिर से पर्सन या बच्चा जो है वो प्लेजर लेना स्टार्ट करता है। अगेन वो अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्टेड होता है, बट इस बार जो सोर्स है अट्रैक्शन का वो क्या होगा, आउटसाइड द फैमिली होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक लास्ट फैक्ट भी बता देती हूँ इसमें। एक फैक्ट और पूछ लिया जाता है यहाँ पे नार्सिज्म का। इन्होंने एक नार्सिज्म टर्म भी यूज़ की है, स्वमोह, जिसका मतलब होता है सेल्फ लव, खुद से प्यार। सारे लोग हम वैसे खुद से तो प्यार करते ही हैं, बट ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो बताया सिगमंड फ्राइड ने कि अडोलसेंस में होती है, किशोरों में सबसे ज़्यादा होती है नार्सिज्म, मतलब खुद से वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि नार्सिज्म टर्म किसने दी है एंड इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा इनका क्रिटिसिज्म भी मिलता है। सिगमंड फ्राइड का क्रिटिसिज्म का मेन रीज़न है, आलोचना का मेन रीज़न, कि इन्होंने सेक्सुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, लैंगिकता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने यही बोला कि हम लिबिडो को या अपनी सेक्सुअल ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए ही सारे टास्क करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब छोटे बच्चे में हम ये नहीं बोल सकते कि उसे इस तरह की कुछ नॉलेज है सेक्सुअलिटी की, बट इन्होंने बचपन से ही वही बात की कि लिबिडो को ही सेटिस्फाई करने के लिए हम सारे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बोला गया कि आपकी थ्योरी क्या है, सेक्सुअलिटी पे ज़्यादा फोकस है, सेक्सुअलिटी पे ज़्यादा बेस्ड है, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, तो अब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। और थ्योरी पूछा जाए तो थ्योरी जो है इनकी वो कैसी थ्योरी है, पर्सनैलिटी की थ्योरी के अंडर आती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन बताती हूँ, अगर आपका मन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ही है तो आंसर करना जो भी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द इम्पल्सिव एंड अनकॉन्शियस, the impulsive and unconscious part of the psyche that operates through the pleasure principle is called। आई थिंक इसका ऑप्शन दिए बिना ही आप आंसर कर सकते हो, फिर ये ऑप्शन दे देती हूँ। इड, ईगो, सुपर ईगो या नन ऑफ द अबव। बताओ। फ्राइड के अनुसार मानव का वह आवेगी एवं अचेतन अंश जो मूल प्रवृत्ति अंतर्नोद के परितोषण की ओर सुखेप्या या प्लेजर सिद्धांत पर क्रियाशील है, क्या कहेंगे उसे, इदम अहम पराहम या कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। और एक क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रोथ के बारे में, उसका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव उसका आंसर रहता है। ठीक है, मात्रात्मक, क्योंकि ग्रोथ के बारे में था, वृद्धि के बारे में था, तो क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में बात करता है। बाकी ग्रोथ जो है वो अनऑर्गेनाइज नहीं होती है, ऑर्गेनाइज होती है। कुछ बच्चे अनऑर्गेनाइज आंसर कर रहे थे, ऑर्गेनाइज ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हाइट बढ़ी और अगले दिन कम होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देना।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इड, ईगो या सुपर ईगो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।